सुबह बखैर नाजरीन। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जे के लेकर। समय नाजरीन, आज की अहम तरीन नशियात में जहां बात जम्मू कश्मीर की ज़रूर हम आपके सामने रखेंगे, सियासी महाज पर क्या कुछ चल रहा है और यौम आज़ादी की तकरीब बिल्कुल पास है, तो यौम आज़ादी की तकरीब को लेकर भी गुफ्तगू करेंगे कि पूरे मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है। आज फुल ड्रेस से परेड होनी है, उस हवाले से भी आपको बाखबर ज़रूर थे। कुछ सियासी बयान आते हैं, उस पर भी बात करेंगे। बैनुल-अक़वामी सतह पर कुछ अहम बातें, तब्दीलियाँ हो रही हैं, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी और कोशिश करेंगे कि हर दिन की तरह आज भी सुबह 10 बजे तक इस प्रोग्राम को आपके साथ हम शेयर करें, पल पल का अपडेट आपको बता दें, इस उम्मीद के साथ कि टेलीविज़न चैनल पर आप हमें देखेंगे। उसके साथ आप हमारे साथ रब्ता करेंगे फेसबुक पर, जहां पर हमारी लाइव नशियात शुरू हो गई है। फेसबुक के साथ साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी आप ज़रूर आएंगे, ताकि आप खबरों को पढ़ सके, देख सके, सुन सके और अपना तजिया भी कर सके। यानी ट्विटर पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, फेसबुक को पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप इनबॉक्स में आकर खबरें पढ़ेंगे भी और लाइव नशियात को वहां पर देख भी पाएंगे। तो ये जराया रहेंगे कि इस प्रोग्राम के हवाले से 9:45 पर 45 मिनट तक, और फिर 9:45 के बाद का वक्त होगा आखिरी 10 से 12 मिनट जो होंगे। आज जरूर आपसे वादा है कि 10 से 12 मिनट का वक्त निकालकर आपकी आवाज़ और आपकी बात जो है वो सुनी जाएगी, उसे हुकूमत तक पहुंचाने का जो है मौका है, ये जो जरिया है कि घर बैठे आप हुकूमत की पॉलिसीज़ को लेकर, अपने मसाइल को लेकर गुफ्तगू करते हैं, उसमें आज कोशिश करेंगे कि 8 से 10 मिनट का वक्त हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को शामिल प्रोग्राम करवा सके। तो उम्मीद है कि पूरा आप साथ देंगे हमें। करते हैं प्रोग्राम का आगाज तय फॉर्मेट के हिसाब से, यानी सबसे पहले आपको बताते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द डे में आज के दिन क्या कुछ अहम तरीन वाक़यात हुए हैं, बताएंगे मेरे साथी आसिफ रशीद आपको। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम कहते हैं आपको। प्रोग्राम आप सलाम जेके देखना शुरू कर चुके हैं। 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। आगाज करते हैं प्रोग्राम का तय फॉर्मेट के मुताबिक। सबसे पहला पड़ाव हिस्ट्री ऑफ द डे रहता है। आज का दिन अहम क्यों है, क्यों इस पर बात करना जरूरी है, इस पर रोशनी डालना क्यों जरूरी है, ये आपको बताते हैं। अगस्त की 13 तारीख है। जश्न आजादी को सिर्फ कल का दिन रहा, परसों फिर से इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रोग्राम होंगे, तकारीब होंगी, लेकिन 13 अगस्त को माजी में कुछ अहम वाकयात है, चंद एक पॉइंट्स आपके सामने रखने की आज कोशिश हमारी रही है। उनमें से पहली बात 1784 की, जब भारत में इंतजामी इस्लाहात के लिए पिट्स इंडिया बिल बरतानवी पार्लियामेंट में पेश किया गया। तारीख आज की थी 13 अगस्त की, 1784 साल था। 1912 में आज ही के दिन मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम ने अखबार अल हिलाल जारी किया। हफ्तावार चलने वाला या वीकली जो उर्दू न्यूज़पेपर था, मैगजीन टाइप सामने आता था हर हफ्ता। 1912 में इसकी शुरुआत हुई। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल इसका नाम रखा गया। 1891 में मुजाहिदीन आजादी तिकेंद्रजीत सिंह, इग्नेश सेना और जनरल थंकर मणिपुर के, इनमें तिकेंद्रजीत सिंह थे। इनको आज के दिन अंग्रेजों ने फांसी दे दी 1891 में, क्योंकि इन्होंने भी तवील मुद्दत से अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लड़ाई जारी रखी थी तख्ता उलटने की कोशिश में, और इस इल्जाम में उन्हें गिरफ्तार करके 13 अगस्त 1891 को फांसी दे दी गई। 1983 में आज ही के दिन 3000 तमिल शहरियों की हलाकत के बाद श्रीलंका के अंदर खाना जंगी का आगाज हुआ और तबाही साल 2008 से 2010 तक रही। सूरत हाल हम सबके सामने। लेकिन इस लड़ाई की शुरुआत 1983 में उस वक्त हुई थी जब भारत के अंदर खुशियां थी। वर्ल्ड कप पहली मर्तबा भारत ने जीता था खेल के मैदान में, यानी क्रिकेट में, कपिल देव की कप्तानी में। तो पड़ोसी मुल्क जलना शुरू हुआ था और वजह थी कि तमिल शहरियों के साथ उन पर इस्तेसाल करना या कई तरह के इल्जामात लगे थे और इम्तियाजी सलूक या फिर रवैया हुकूमत का, इन सारी चीजों को लेकर आज के दिन जो शुरुआत हुई थी उसमें 3000 से ज्यादा लोग जब मारे गए थे तो खाना जंगी का शिकार मुल्क हो गया था। साल था 1937। जापान और चीन के दरमियान कशीदगी हुई और शंघाई पर आज के दिन हमला किया गया था जापान की तरफ से। दूसरी जंग अजीम, जो कि इसके 2 बरस बाद शुरू हुई इस हमले के, लेकिन चीन और जापान जो शुरुआत से ही एक दूसरे के जबरदस्त दुश्मन रहे हैं, एक दूसरे के जबरदस्त मुखालिफ रहे हैं, अब जाकर आज के दिन उस हमले को चीन ने याद करते हुए फिर से बयान जारी किया है। 1937 में 13 अगस्त को यह हमला हुआ शंघाई पर। साल था 1954। तारीख थी आज 13 तारीख की, यानी 13 अगस्त की। रेडियो पाकिस्तान से पहली मर्तबा पाकिस्तान का कौमी तराना नश्र किया गया
कौमी तराना बजाया गया, जो आज के वक्त में भी होता है, लेकिन पहली मर्तबा टेलीविजन स्क्रीन पर बाद में आया, पहले रेडियो पर 1954 में पाकिस्तान का कौमी तराना आज के दिन बजाया गया। 1956 में 13 अगस्त को नेशनल हाईवे बिल लोकसभा के अंदर मंजूर हुआ और कौमी शाहराहों की मजीद बेहतरी के लिए, कामकाज के लिए कई अहम तरक्याती मंसूबों को जो हरी झंडी दिखानी थी वो इस बिल के तहत 1956 के बाद दी गई और भारत की पार्लियामेंट के अंदर 13 अगस्त 1956 को नेशनल हाईवे बिल को मंजूरी दी गई। और साल 1970 में आज ही के दिन लेबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत में एक खुदकुश बम हमला हुआ जिसमें 175 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 13 अगस्त 1970 के उस सानहे को याद किया जा रहा है लेबनान के अंदर दारुल-हुकूमत बैरूत में। तो ये अहम नुकात थे, आज के दिन के हवाले से बात थी। 13 अगस्त में खास क्या है वो आपके सामने रख दिया है, लेकिन प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद दूसरे पड़ाव पर हम जाते हैं। खबरों का पहला पड़ाव होता है लेकिन प्रोग्राम का दूसरा पड़ाव होता है और आज भी शुरुआत हम खबरों की जो करेंगे उसमें सबसे पहले जश्न आज़ादी की बात और इस पर तैयारियां, हुकूमत के कुछ नए फरमान भी जारी हुए हैं। 15 अगस्त यौम आज़ादी की तकरीब के हवाले से शुरुआत करते हैं जी खबरों की, क्योंकि खबर यह है कि पूरे रियासत यानी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है और कल सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू के पुलिस सरबराहान की निगरानी में आला सतही इजलास भी जो है वो मुनक्किद हुआ है। हाई लेवल सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है जी श्रीनगर शहर के आसपास के इलाकों के अंदर और साथ साथ जम्मू के भी यहाँ पर मरकजी तकरीब होनी है, वहाँ पर भी सिक्योरिटी का माकूल और मुनासिब इंतजाम किया गया है। जगह जगह पर एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स जो है वो लगा दी गई हैं, आरओपीज लगा दी गई हैं और फिजा से भी नजर रखी जा रही है। न सिर्फ वेन्यू जहां पर आज रिहर्सल ड्रेस परेड होना है, न सिर्फ वहां पर बल्कि पूरे शहर के साथ साथ हाईवेज पर भी नजर रखी जा रही है और ड्रोन के जरिए से भी आज और कल और परसों ये 3 दिन जो है वो इंतहाई अहम रहेंगे। ड्रोन से भी नजर जो है वो साफ रखी जाएगी। यौम आज़ादी की तकरीब को लेकर जहां सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है, वहीं पर श्रीनगर जम्मू, श्रीनगर बारामूला हाईवे पर भी कई नाके और तलाशी पॉइंट जो है वो कायम कर दिए गए हैं और हर आने वाली, जाने वाली और मुश्तबा गाड़ी पर नजर रखी जा रही है ताकि उनसे पूछताछ करके पूछा जाए कि वो कहाँ जा रही है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो किए गए हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ताकि सलामती के साथ यौम आज़ादी की तकरीब जो है जो आज से तो शुरू हो गई क्योंकि आज फुल ड्रेस रिहर्सल परेड है। कल आपको विराम मिलेगा उन लोगों को जिन्होंने आज रिहर्सल में हिस्सा लिया होगा और परसों 15 तारीख को पूरे मुल्क के साथ साथ एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर जश्न होगा। और पिछले हफ्ते से यानी पिछले 10-12 दिनों से आप देख रहे हैं कि सरकारी तौर पर भी कई तकरीबों का एहतमाम हो रहा है हर घर तिरंगे को लेकर। उसके साथ साथ कई सियासी जमातों की तरफ से भी तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कई बार तनकीद का सामना करना पड़ा और हमने देखा कि फारूक अब्दुल्ला के बाहर भी तिरंगा रैली जो है वो पहुंचे। यानी गुस्सा भी है, मोहब्बत भी है और पहले पैमाने पर 1990 के बाद ये बड़े पैमाने पर इस तरीके से जो पूरे मुल्क के अंदर हर घर तिरंगा है उसका इफेक्ट, इम्पैक्ट और पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वह एंटायर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। हर जिला सदर और तहसील मकामात और स्कूली बच्चों ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों को तरतीब दिया है और मुख्तलिफ मकामात और स्कूली बच्चे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों ने हर घर तिरंगे मुहिम को आगे बढ़ाया और तिरंगा रैलियों को निकाल कर मुल्क के तिरंगे के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार पहले ही किया है। तो एक तरफ से जो सिक्योरिटी है, दूसरी तरफ से श्रीनगर के अंदर मरकजी तकरीब का एहतमाम होना है और इस मरकजी तकरीब पर जो शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मुनक्किद होने जा रही है 15 तारीख को, वहां पर मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जो है वो मेहमान खुसूसी की हैसियत से वहां पर मौजूद रहेंगे और उनकी निगरानी में शेर कश्मीर स्टेडियम के अंदर जो है तकरीब होगी और वहां पर मार्च पास्ट भी होगा और कौमी परचम भी जो है वो लहराया जाएगा। 15 तारीख को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ जम्मू के अंदर जो मरकजी तकरीब होनी है, जो मेन फंक्शन है वो एमए स्टेडियम जम्मू के अंदर होनी है और एमए स्टेडियम जम्मू के अंदर जो है जो एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर आर भटनागर साहब है वो कौमी परचम को लहराएंगे। मार्च पास्ट पर
सलामी लेंगे और अपनी बात को सामने रखेंगे। तो ये दो बड़ी तकरीबें हैं। इसके अलावा जो मेयर दोनों शहरों के, जम्मू शहर के मेयर और श्रीनगर शहर के मेयर जो है वो मरकजी तकरीब पर मौजूद रहेंगे। सूबाई इंतजामिया के बड़े अफसरों के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कह दिया गया कि वो भी गियर अप हो जाए। और डिस्ट्रिक्ट में जहां हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर डीडीसी चेयरपर्सन चीफ गेस्ट की हैसियत से मौजूद रहेंगे और डीडीसी कौमी परचम वहां पर लहराएंगे। वहीं पर ब्लॉक और तहसील लेवल पर भी कौमी परचम लहराने की बात जो है वो कही गई है। और डिटेल नोटिफिकेशन और गैजेट जो है वो जारी कर दिया गया है कि पुलिस थाने, एसडीएम, एसएसपी और डीआईजी ऑफिस के साथ साथ जो मेयर का ऑफिस है, म्युनिसिपल काउंसिल्स है, वहां पर ये कौमी परचम सरकारी तौर पर लहराने की बात कही गई है। और एक तरफ से ये तो दूसरी बात थी इसमें। और तीसरा बड़ा मामला है जी, जब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो जिन लोगों ने वेन्यू तक आना है, यानी जिन लोगों ने मरकजी फंक्शंस में हिस्सा लेना है, यानी श्रीनगर शहर के अंदर जिन लोगों ने माद पास में आना है या इस तकरीब का हिस्सा बनना है, तो उसके लिए खुसूसी पासेस जो है वो इजरा किए गए हैं। सिक्योरिटी की तरफ से भी खुसूसी पासेस डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से भी इजरा किए गए हैं। महकमा इत्तलात की तरफ से जो पासेस इजरा किए गए हैं वो प्रेस फ्रेटर्निटी के लिए जारी कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से जहां श्रीनगर के अंदर ये हुआ है, वहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी इसी तरीके का अरेंजमेंट्स है कि वीवीआईपीज के नाम जो है वो दावती खत इरसाल कर दिए गए हैं। फिर हाई प्रोफाइल गेस्ट के लिए भी गाड़ियां जो है वो प्रोवाइड कर दी गई हैं और हैसल फ्री वो वहां तक पहुंचे जहां पर तकरीब हो। उस हवाले से पहले ही सेट नॉर्म्स बना दिए गए हैं कि किसने कहां से कितने बजे निकलना होगा और कैसे पहुंचना होगा। उस सिलसिले में रूट प्लान्स को पहले ही तरतीब दे दिया गया। तो आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर फुल ड्रेस रिहर्सल परेड होनी है और 15 तारीख को दो बड़ी तकरीबें, एक में खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब रहेंगे, एक में आर भटनागर साहब रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर डीडीसी चेयरपर्सन रहेंगे, ब्लॉक्स पर बीडीसीज रहेंगे, तहसील लेवल पर और जो हमारा म्युनिसिपल कमेटियों के लेवल पर भी कौमी परचम लहराया जाएगा। पुलिस के हिसाब से डायरेक्टर जनरल के दफ्तर के अंदर, डीआईजी के ऑफिस के अंदर, एसएसपी के ऑफिस के अंदर, फिर उसके बाद सेक्टोरियल ऑफिसर्स के अंदर और एसएचओस के दफ्तरों के अंदर भी कौमी परचम लहराने की बात जो है वो सामने रखी जा रही है। तो ये प्लान जो है वो एग्जीक्यूट किया गया है यौम आज़ादी की तकरीब के हवाले से सरकारी तौर पर। इसके अलावा आते जी दूसरी अहम बड़ी खबर की ओर, क्योंकि मामला हर घर तिरंगे का है, तो सरकार ने कल एक और गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिल्कुल आज से, क्योंकि आज 13 तारीख है और सरकारी तौर पर आज उस मुहिम का आगाज हो रहा है जिसके तहत अभी तक आप सिर्फ रैलियां या प्रोग्राम देख रहे थे। शुरुआत दिल्ली से हो चुकी है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी पहले से इसके लिए तैयारियां थी और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया जम्मू कश्मीर के अंदर भी हर घर तिरंगा मुहिम की शुरुआत कर रही है। 13 से 15 अगस्त शाम तक ये सिलसिला इसी तरीके से चलेगा। दिल्ली के अंदर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपनी एहलिया कैमरा जहां घर की छत पर कौमी परचम सुबह सुबह लगाया है, यानी मुहिम का आगाज नई दिल्ली से दारुल हुकूमत से हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी राजभवन से लेकर सरकारी इमारतों तक अहम मकामात पर तिरंगा फहराया जाएगा। अब इन सब के बीच में आज जब मुहिम का आगाज हो रहा है, हर घर तिरंगा, अभी तक सिर्फ रैलियां आप देख रहे थे, प्रोग्राम्स देख रहे थे, तकारीब देख रहे थे, एनसीसी के बच्चे, एनएसएस जो रजाकार हैं, इसके अलावा आप स्कूली बच्चों, तलबा को देख रहे थे। लेकिन अब हर घर पर तिरंगा लगाने की जो मुहिम है वो सरकारी तौर पर अनाउंसमेंट के मुताबिक, गैजेट के मुताबिक आज से शुरू हो गई है। और आज सुबह जब इस मुहिम का आगाज हुआ है तो 2-3 बड़ी बातें हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने एक हुक्मनामा जारी करके ये भी देर शाम क्लियर कर दिया कि जो अहम सयाहती मकामात हैं, बड़ी इमारतें हैं, सरकारी इमारतें हैं, वहां पर कौमी परचम जो है वो लहराया जाएगा, हर जगह लगाया जाएगा। यानी तमाम जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है वहां पर कौमी परचम लगाना लाजमी होगा। और इस सिलसिले में जीएडी महकमे की तरफ से एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। आजादी के 75 बरस मुकम्मल होने पर सरकार की तरफ से ये ऑर्डर्स एक के बाद दीगर जारी हुए। अब इस मुहिम की खास बात क्या है? झीले डल से शुरुआत कल आपने देखी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की, हालांकि ये उस तकरीब का हिस्सा थे जो आप एक हफ्ते से रैलियां देख रहे थे, मुख्तलिफ पार्टियां निकाल रही थी, कारकुनान निकाल रहे थे, स्कूली बच्चे थे, तलबा थे, तालिबात थी, इस मुहिम का हिस्सा बने हुए थे। लेकिन आज से बाकायदा सरकारी तौर पर जो सेरेमनीज है उसका आगाज हो गया है। और जम्मू कश्मीर के अंदर यानी दोनों सूबों में, तो उधर लद्दाख यूटी के अंदर भी सरकारी अहकामात के मुताबिक और मरकजी हुकूमत की या खुद वज़ीर आज़म ने भी इसके लिए ऐलान किया था बाकायदा अपनी सोशल मीडिया पर डीपी चेंज करते हुए कि हर घर तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाया जाए। आजादी का अमृत महोत्सव भी साथ साथ, आजादी के 75 बरस भी साथ साथ मनाए जा रहे हैं और इस सिलसिले में आज से 15 तारीख की शाम तक
यानी आज इब्तदाई जो डेट है शुरू हो चुकी है इससे ये मुहिम, और 15 तारीख को शाम तक ये ट्राई कलर जो फ्लैग है होस्ट करने का सिलसिला होगा। दूसरी तरफ शाम होते होते लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक अहम मीटिंग की सदारत की। ये मीटिंग जो कि आला सतही थी, इसमें जम्मू के सूबाई कमिश्नर, एसएसपीज, डिप्टी कमिश्नर्स, वादी कश्मीर से तमाम जिला तरक्याती कमिश्नर, एसएसपीज, इसके अलावा सूबाई कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये तमाम लोग इस मीटिंग का हिस्सा थे। मकसद सिर्फ एक था कि प्रोग्राम की तैयारियां कैसी हैं। दो बड़ी बातें जिन पर अमल दरामद के लिए सख्त हिदायत लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जारी की हैं। एक तो ये कि तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम लहराने को यकीनी बनाया जाए। दूसरा, जो वो गुमनाम हीरोज हैं जम्मू कश्मीर के जिन्होंने आजादी की इस लड़ाई में अपनी जानें कुर्बान की है, कहां पर उनके घर हैं, कहां से वो पढ़े लिखे हैं, कहां पर उन्होंने ट्रेनिंग की है, वो सारे मकामात निशानदेही करने के बाद सामने लाए जाए और वहां पर भी तिरंगा लगाया जाना चाहिए। अब इसमें यह भी जोर दिया गया है अफसरान पर कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स, यानी एक डिपार्टमेंट अगर एक अफसर के नीचे काम करता है या उसके मातहत है तो उस इदारे में शुरुआत खुद अफसर करेगा और उसके बाद निचली सतह पर जिम्मेदारान करेंगे। और यहां तक कि देर रात जो हेल्थ अथॉरिटीज की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया, तमाम मुलाजमीन को छुट्टी किसी मुलाजिम को नहीं होगी। जो सरकारी तकरीबात हैं, इसके अलावा जो कौमी परचम लहराना है, इन तकरीबात का हिस्सा लाजमी करार दिया गया। सारे के सारे लोग बनेंगे और बाकायदा टाइमिंग भी सुबह 8 बजे से नोट कर दी गई है नए सरकारी हुक्मनामे में। तो शुरुआत इस वक्त हो चुकी है सुबह 7:30 से 8 बजे से। जम्मू के राजभवन से लेकर कश्मीर में श्रीनगर के अंदर भी सरकारी इमारतों पर कौमी परचम लगना शुरू हो गया है और नई दिल्ली से शुरुआत वज़ीर दाखिला और दीगर कई लीडरान ने कर दी है और अब शाम 15 अगस्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा कौमी परचम लहराने का। चलिए, कौमी परचमों की बात हो रही है तो बात जरा हिज़्ब इख्तिलाफ के उस बयान की भी करें जिसमें उन्होंने लगातार कांग्रेस की तरफ से यह सवाल उठाया गया था कि मुल्क की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस जो बीजेपी की बैकबोन है वो कब कौमी परचम लहराएगी और क्या ऑफिशियली उनके डीपी पर भी कौमी परचम होगा। तो उस सिलसिले में रात देर गए आरएसएस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो इत्तला दी है और जो डीपी लगाई है वो कौमी परचम की है और आरएसएस ने अपने प्रोफाइल पिक्चर जो सोशल मीडिया का उनका है उस पर बाज़ाब्ता तौर पर कौमी परचम लगा दिया है। क्योंकि आज से ऑफिशियली 3 दिन के लिए कौमी परचम लगाना जरूरी करार दिया गया था सरकार की तरफ से, तो ये कौमी परचम जो है वो आज आरएसएस के प्रोफाइल मीडिया हेड अकाउंट्स पर आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ रात देर गए ही जो आरएसएस के पब्लिसिटी इंचार्ज है उनकी तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें यह साफ कर दिया गया कि मुल्की सतह पर जहां पर भी आरएसएस के दफ्तर हैं वहां पर कौमी परचम 15 तारीख को होस्ट किया जाएगा और उसे बाज़ाब्ता तौर पर लहराया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर डीपी चेंज कर दी गई है जिसको लेकर कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे और साफ कर दिया है कि 15 तारीख को आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 75वीं यौम आजादी के सिलसिले में जिस तरीके से वजीर आजम ने पहले ही ऐलान किया था कि हर मकाम पर, हर संस्था के अंदर, हर घर के अंदर तिरंगा होगा, तो राष्ट्रीय सेवक संघ जो है आरएसएस जो है वो अपने नेशनल हेडक्वार्टर से लेकर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट हेडक्वार्टर्स के अंदर भी कौमी परचमों को लहराएगा और बाज़ाब्ता तौर पर अपनी डीपी को कल उनकी तरफ से तब्दील कर दिया गया है। तो जिस तरीके से कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर नेताओं की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे और निशाना बनाया जा रहा था आरएसएस को, उनकी तरफ से आज अमली जवाब रात 12 बजे दिया गया जब डीपी को तब्दील कर दिया गया और साथ साथ इस बात का ऐलान कर दिया गया कि कौमी परचम को न सिर्फ और आज परचम भी सुबह सुबह लहराया गया। इशफाक, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं आरएसएस के सरबराह हैं और इस तस्वीर को भी यानी एक रात की है जब डीपी ये तब्दील की गई और दूसरी तस्वीर रात आज सुबह की हर घर तिरंगा मुहिम का हिस्सा आरएसएस बन चुका और ये वो तस्वीर है जिसके ऊपर राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाएं इस नारे के साथ आज कौमी परचम लहराया गया और जो तस्वीर में देखा जा सकता है सरबराह मोहन भागवत भी इस तकरीब का हिस्सा है। आगे बढ़ेंगे, इस मुहिम की जब बात हो रही है तो एक शख्स वो भी है कि इस कैंपेन का बॉयकॉट करने की मुल्क की आवाम से अपील कर रहा है और मेजॉरिटी कम्युनिटी से खुलेआम कल से हम लगातार आपको गुलिस्तान न्यूज पर बता ही रहे हैं
लेकिन इस मुहिम का सरकारी तौर पर जहां ऐलान हुआ है, सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए, करोड़ों रुपए खर्च कुछ रास्तों में हुए, यूटीज में हुए इस प्रोग्राम को, हर घर तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाने के लिए। लेकिन एक शख्स वो भी है जो मुल्क में अपने बयानात को लेकर काफी सुर्खियों में रहता है और मुतनाज़ा बयानात की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में वो शख्स है, खुद को कट्टर हिंदू कहते हुए लोगों से ये कहना कि आप हिंदू हैं, तिरंगा का ये जो कैंपेन है इसका बॉयकॉट कीजिए, इसका बहिष्कार कीजिए। बॉयकॉट का ऐलान करने की बात उस वक्त की जा रही है जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है याति नरसिंहानंद का। ये वो शख्स है जो आपको याद होगा कि काफी ज्यादा माजी में भी अपने बयानात को लेकर सुर्खियों में रहा, लेकिन मौजूदा वक्त में इशफाक एक ऐसा बयान सामने आया जिस पर हुकूमती इदारों की खामोशी पर भी सवाल हिज़्ब इख्तिलाफ ने उठाया। ये जो नरसिंहानंद यति है जी, ये हमेशा सुर्खियों में रहे हैं और कल एक बार फिर जहर अफशाई इनकी तरफ से की गई और मुझे उम्मीद है कि शायद पुलिस की तरफ से भी इस पर कार्रवाई की गई हो, क्योंकि कौमी परचम के साथ साथ जिन अल्फाज का इन्होंने इस्तेमाल किया है उससे माइनॉरिटी कम्युनिटी के जज्बात को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। क्या कुछ इनकी तरफ से कहा गया है, जरा देख लीजिए। बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है वो एक बंगाल की कंपनी है जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान, उसको ये ऑर्डर दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अगर कोई है तो वो हिंदू है। स्वामी जी, दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी है तो हिंदू है। हिंदुओं के दलाल जो बात करते हैं वो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं। नेता या संतों की बात नहीं कर रहा मैं, जो हिंदुओं के दलाल है, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हिंदू समाज को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। और जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। स्वामी समझ रहे हो ना कितना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं बहिष्कार करो इस अभियान का। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। अगर अपने घर में तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो, अपने घर में लगाओ, लेकिन इस तरह से सलाहुद्दीन को एक भी पैसा मत दो, एक भी पैसा मत दो सलाहुद्दीन को। और इन नेताओं को सबक सिखाओ कि ये तुम्हारे पैसे पर मुसलमानों को अमीर बनाकर तुम्हारे बच्चों की हत्या का इंतजाम नहीं कर सकते। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, किसी भी मुसलमान के पास जब हिंदू का पैसा जाता है तो वो जिहाद के लिए जकात देता है, और वही जकात तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कत्ल के काम आती है। इन धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा वैसे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा अभियान। जरा अब झंडे के बाद नीति आयोग की भी करते हैं, क्योंकि नीति आयोग की खबर काफ़ी अहम है और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया जिस तरीके से नेशनल हुकअप पर काम कर रही है उसका असर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताना शुरू कर दिया है। और सस्टेन्ड गोल SDG के हवाले से जम्मू कश्मीर की रैंकिंग में बतदरीज इजाफा हो रहा है। और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो ये है कि नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए पीठ थपथपाई है और ये साफ कर दिया है कि SDG स्कोर जो है वो 7 पॉइंट का इजाफा हुआ है। और ये इजाफा तब हुआ है जब मुल्की सतह पर जो कमेटी बनाई गई है उन्होंने, और साथ साथ जो बैनुल-अक़वामी सतह पर इस हवाले से काम किया जा रहा है, उन्होंने सताइश किया कि से बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर की कारकर्दगी पर जहां कैग की कुछ रिपोर्ट्स में सवाल उठे थे, मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर थोड़ी सी बेहतरी नजर आती है। और CAG रिपोर्ट के बाद अब जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है
उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर जो SDG स्कोर है उसमें थोड़ी सी बेहतरी नजर आई है। 7 पॉइंट का इजाफा गुज़श्ता बरसों के मुकाबले हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर दरअसल मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी पर नीति आयोग भी मुसलसल नजर रखता है और इस सिलसिले में जो अब ये स्कोर बढ़ा है उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर आपको याद होगा कि इंतजामिया की जानिब से एक आला सतही कमेटी जो बनाई गई थी और इंस्टीट्यूशनल ऑनरशिप के सिलसिले में और डिपार्टमेंट जो है प्लानिंग डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग PD और MD का, उसकी कारकर्दगी भी इस दायरे में आती है। और नोडल डिपार्टमेंट को जो SDGs के जो यानी SDGs के जो स्कोर हैं इस बार, जिसकी नीति आयोग कह रहा है कि जिसमें गुज़श्ता बरस के मुकाबले 7% या 7 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, तो वो स्कोर काफी हद तक बेहतर हुआ है। यानी निगरानी और उसके साथ साथ जो प्लानिंग या हिकमत अमली नीति आयोग उसकी तारीफ काफी हद तक कर रहा है डिपार्टमेंट्स की। इस रिपोर्ट के अलावा जब आप देखते हैं बाकी स्टेट्स और यूटीज के मुकाबले, तो जम्मू कश्मीर में या जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है वो बाकी स्टेट्स और यूटीज के मुकाबले में काफी बेहतर है। और इसको SDG पॉइंट्स में या स्कोर्स में जब इंक्लूड करता है नीति आयोग, तो पिलर 2 माना जाता है इसका SDG को, या जिन पॉइंट्स में या जिस स्कोर में यूनियन टेरिटरी इस वक्त थोड़ा सा ऊपर गई है बाकी स्टेट से जब कंपैरिजन की बात होती है। इसके अलावा नीति आयोग ने यह भी इसमें मेंशन किया है कि जो काम करने की या जो डेवलपिंग कैपेसिटीज है और जो इंटीग्रेट करना था चीजों को प्लानिंग और मॉनिटरिंग में, जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो 2 दिनों की जो स्टेट लेवल वर्कशॉप का एहतमाम हुआ सरकार की तरफ से। SDGs पॉइंट्स की जब बात हुई है स्कोर और ऊपर बढ़ाने की, तो 7 पॉइंट्स का इजाफा जम्मू कश्मीर के लिए बाकी स्टेट्स और यूटीज के साथ जब कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर बेहतर मानी जाती है। बैक टू विलेज प्रोग्राम सरकार की तरफ से चलाए गए, वर्कशॉप्स चलाए गए यूटी सतह पर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, जबकि ये भी जो अफसरान को जिम्मेदारी दी गई है यूटी के अंदर कि आप गांव के अंदर जाएंगे, लोगों की न सिर्फ मुश्किलात सुनेंगे बल्कि जिस माहौल में लोग वहां पर रहते हैं उस माहौल में इंतजामिया ने, क्योंकि आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर के अंदर अफसरान को उन सहूलियात के साथ जो आम लोगों के पास है वहां रहने के लिए कहा था, तो उस प्रोग्राम की भी तारीफ हुई है। वो प्रोग्राम काफी जगहों पर हुआ है और अफसरान का गांव देहात में या आम लोगों के साथ वक्त बिताना, उस जो स्टेटस था या ग्राउंड पर जो रिपोर्ट्स तैयार हुई उसकी कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट है वो नोट की गई है नीति आयोग की तरफ से, तो उस पर भी तारीफ हुई है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की। यानी ये हिकमत अमली जो रही है कि अफसरान को गांव देहात में भेजिए, इसलिए काफी हद तक कामयाब हुई है। इसी तरीके से नीति आयोग की तरफ से भी कहा गया है कि SDG गोल जो है 2030 तक स्टेट्स और यूटीज जब तक अपना काम बेहतर ना करें, हिकमत अमली सही ना हो, सरकारी दफ्तरों से जो हुक्मनामे जारी होते हैं उनको सही तरीके से उनका नफाज अमल में ना लाया जाए, और जो मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर है 2030 के एजेंडा तक ये शामिल है कि सरकार इस पॉइंट पर भी काम करेगी, किस यूटी के अंदर, किस स्टेट के अंदर सरकार ने बेहतर हिकमत अमली के साथ अवामी खिदमत को अच्छा किया है, सरकार के मंसूबों को अच्छे तरीके से चलाया है, और जिन मंसूबों को जिस हिकमत अमली के तहत चलाया जा रहा वो हिकमत अमली वहां के माहौलियात, वहां के सिस्टम के हिसाब से कितनी बेहतर है। तो इन सारी चीजों को इंक्लूड करके जब यूटीज और स्टेट्स की फहरिस्त तैयार की गई तो जम्मू कश्मीर में काफी हद तक मॉनिटरिंग, निगरानी जिसे आप कह लीजिए, या फिर जो डेवलपिंग कैपेसिटीज है वो बहुत बेहतर हुई है। और रिपोर्ट जब हम देखते हैं नीति आयोग की तो तफसील में जाते हुए ये भी पता चलता है कि यूटी सतह पर जो बैक टू विलेज प्रोग्राम और वर्कशॉप्स कराए गए वो भी रिपोर्ट में कहीं ना कहीं बेहतर रहे, और तारीफ करता हुआ नीति आयोग यूटी इंतजामिया की इस पर नजर आ रहा है। चलिए जनाब, यहाँ पर वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद निज़ाम की बात हो रही है तो आपको बताएंगे कि IAS अफसरों के लिए एक राहत की खबर है। फिर कुछ मुतनाज़ा बयान आया है, वो मुतनाज़ा बयान क्या है और उसको लेकर मुल्क के अंदर सियासत और साउथ के अंदर सियासत क्यों गर्म हुई है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। शाह फैसल की खबर आ रही है, उससे भी आपको बाखबर करेंगे कि क्या कुछ शाह फैसल की किस्मत का फैसला हुआ है। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बैक टू बैक हर खबर से आपको बाखबर करेंगे।